awesome hours. Science-based strategies to harness your best time and get your most important work done. Book by Josh Davis. Introduction. क्या आपका टिपिकल वीकडे कुछ ऐसा लगता है? सबसे पहले आप थके हारे उठते हो और ये सोचकर टेंशन लेते हो कि आज का अपना काम कैसे फिनिश करोगे और कौन आज आपको निराश करने वाला है। दूसरा, आप काम पर पहुंचते हो और कॉफ़ी का पहला कप पीते हो। आप अपनी ईमेल्स चेक करते हो कि कहीं कोई नया काम तो नहीं आया जो आपकी टू डू लिस्ट में ऐड हो गया है। थर्ड, जैसे जैसे आप एक के बाद एक ईमेल पढ़ते हो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है। आपके कलीग आपको लंच के लिए बुलाते हैं, आपको एहसास होता है कि आपने सुबह से लेकर अब तक सिर्फ ईमेल्स के ही जवाब दिए हैं, कोई एक्चुअल काम तो किया ही नहीं। अपनी जॉब को चाहे आप पसंद करो या नापसंद, पर सच तो यह है कि आजकल हम में से ज़्यादातर लोग जितना काम करते हैं वो अनमैनेजेबल है। हमारे पास करने को बहुत सारे काम होते हैं लेकिन हमारा पूरा दिन फिजूल के कामों के जाल में उलझ कर रह जाता है, जो हमारे मेंटल एनर्जी को वेस्ट करता है, जिसके कारण हम पूरा फोकस नहीं कर पाते और इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हाई प्रोडक्टिविटी का लेवल अचीव करने और काम पूरा करने का सीक्रेट है ऐसी कंडीशन क्रिएट करना जिसमें आपको हर दिन कम से कम 2 ऑसम आवर्स यानी ऐसे 2 बेमिसाल घंटे की इनक्रेडिबल प्रोडक्टिविटी ज़रूर मिले। जब आपका माइंड और बॉडी बेस्ट कंडीशन में होंगे तो आप हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, इमोशनल कंट्रोल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग जैसे स्किल्स अचीव कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने इम्पॉर्टेंट काम कंप्लीट करने के लिए हर रोज़ सिर्फ 2 ऑसम घंटे चाहिए जहां आप अपनी टॉप फॉर्म में होते हैं। ये समरी आपको ऐसी 5 स्ट्रैटेजी के बारे में बताएगी जो आपको उन 2 ऑसम घंटों की प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज करने के लिए चाहिए। वो 5 स्ट्रैटेजी है: अपने डिसीजन पॉइंट्स को पहचानना, अपनी मेंटल एनर्जी को मैनेज करना, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना बंद करना, अपने माइंड बॉडी कनेक्शन को लेवरेज करना यानी उसका फ़ायदा उठाना, और अपने वर्क स्पेस को अपने काम करने लायक बनाना। चलिए इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्ट्रैटेजी 1, रिकॉग्नाइज योर डिसीजन पॉइंट्स। ज़्यादातर चीज़ें जो हम डेली करते हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। हम ऐसे रूटीन को जिसे माइंड ने पहले ही देख और समझ लिया है उस पर टाइम या एनर्जी वेस्ट न करते हुए अनकॉन्शियस तौर पर उसे फॉलो करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिना सोचे अपने काम या एक्शन करते हैं। उन्हें भी करने के लिए थोड़ा बहुत कॉन्शियस फोकस चाहिए होता है। कई मायनों में हमारा ब्रेन कंप्यूटर की तरह काम करता है। वो लगातार परफॉर्म करता जाता है। रोज़ सुबह दांत ब्रश करना या ईमेल भेजना जैसे टास्क न्यूरल रूटीन को फॉलो करते हुए किए जाते हैं, जो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह हमारे थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल करता है। ज़्यादातर टाइम हम इन रूटीन्स में ऑटोमेटिकली करते हैं बिना ये सोचे कि इनका कोई सेंस बनता भी है नहीं। कंप्यूटर की तरह ही हम तब तक नहीं रुकते जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता या हमें रोका नहीं जाता। जब आप अपने दांत ब्रश कर चुके होते हो तो आपको शायद याद भी नहीं रहता होगा कि इस काम को करने के लिए आपने क्या क्या किया। जब आप ईमेल का रिप्लाई देते हो तो आप सिर्फ अपने न्यूरल रूटीन को यूज़ कर रहे होते हो, ना कि अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये सबसे ईजी चॉइस है जो आप ले सकते हो। आप एक के बाद एक ईमेल का रिप्लाई देते जाते हो। आप अपने सुबह के बाकी के प्लान्स भूल जाते हो जब तक कि लंच ब्रेक नहीं हो जाता। डग एक सिनेरियो प्लानिंग कंसल्टेंट है। उनकी जिम्मेदारियों में से एक ये है कि इंडस्ट्री में हो रहे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की मंथली रिपोर्ट लिखना। उन्हें ये जॉब पसंद है क्योंकि इसमें उन्हें क्रिएटिव बनने और अपने मनपसंद टॉपिक के बारे में और जानने का मौका मिलता है। एक दिन अपने रिपोर्ट पर काम करते हुए डग को अपनी टाइपिंग की आवाज़ और स्क्रीन के अलावा किसी और चीज़ का ध्यान नहीं रहा। जब उनकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो उन्हें एहसास हुआ कि काफ़ी रात हो गई है। उन्हें अपना काम बीच में रोकना पड़ता है क्योंकि उन्हें उसी दिन एक ईमेल का जवाब देना है। जब डग ने अपना इनबॉक्स खोला तो देखा कि उनके कलीग ने कई नए ईमेल भेजे हैं। वो एक के बाद एक ईमेल का जवाब देते जा रहे थे। तभी उनका अलार्म बजा और उन्हें याद आया कि उनकी कंपनी के सीईओ के साथ उनकी 10 मिनट की मीटिंग है। डग को मीटिंग की तैयारी करनी थी लेकिन वो न्यूरल रूटीन के लूप में फंसकर ईमेल का जवाब देते जा रहे थे। उनके ब्रेन ने उन्हें ट्रिक करके ये फील कराया था कि वो ईमेल का जवाब भी दे पाएंगे और जल्दी से मीटिंग की तैयारी भी कर लेंगे। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि वो सारे ईमेल का जवाब भी नहीं दे पाए और मीटिंग के लिए तैयारी भी नहीं कर पाए। पूरे दिन डग ऑटोमेटिकली एक टास्क से दूसरे टास्क करते रहे। वो अपने टाइम को बेस्ट तरीके से यूज़ करने के लिए कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजिक डिसीजन नहीं ले रहे थे। उन्हें बस इतना करना था कि अपने ऑटो पायलट मोड से बाहर आना था। और ऐसा करने का तरीका है कि आप जो भी टास्क फिनिश करें उनके बीच डिसीजन पॉइंट्स को पहचानें।
आपको ये डिसाइड करना है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें कहीं आपका टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है। कंप्यूटर की तरह जब सही क्यूज या सिग्नल हमें ट्रिगर करते हैं तो हम हमेशा सेम चीज से रिस्पॉन्ड करते हैं। सुपरमार्केट की तरफ जाते हुए जब आप कार ड्राइव कर रहे होते हो तो उस वक्त आप अपने एक्शन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जैसे कि आप कितनी जोर से ब्रेक दबा रहे हैं और कब आपको अपने दाएं बाएं देखना है। आप ये सब कुछ ऑटोमेटिकली करते चले जाते हैं, जबकि आपका पूरा फोकस कहीं और होता है, जैसे कि शॉपिंग लिस्ट। घर लौटते वक्त भी आप ऑटोमेटिकली अपनी चाबी ढूंढने लगते हैं, जो कि एक ऐसी हैबिट है जो हमेशा रहती है। दिन भर में आप जितने भी एक्शन करते हैं वो सब आपकी हैबिट का नतीजा है, जिसमें आपको बहुत कम कॉन्शियस अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो कि बुरी बात नहीं है बल्कि एक ज़रूरी मेंटल एनर्जी सेवर है। हमें अपनी मेंटल एनर्जी उन नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ करनी चाहिए जो हमारे सामने आती हैं। अगर आप अपने हर एक्शन पर कॉन्शियसली फोकस करते रहे तो आपके ज़्यादातर काम पूरे नहीं हो पाएंगे। सोचो ज़रा, चलते वक्त आप अपने हर स्टेप के बारे में सोचते रहें तो क्या होगा? हमारे लिए ये बेहद थकाने वाला काम हो जाएगा। ज़्यादातर हम डेली लाइफ में कई रूटीन्स को फॉलो करते हैं, जैसे दांत ब्रश करना, ऑफिस जाना और लंच करना। हम आमतौर पर एक के बाद एक टास्क करते जाते हैं उन क्यूज़ के बेसिस पर जो हम फेस करते हैं, और इस पर नहीं कि हमारे टाइम का बेस्ट यूज़ क्या है। हम उन सिग्नल्स पर रिस्पॉन्ड करते हैं जो हमारी इम्पल्स को फॉलो करते हैं और हर टास्क के एंड में इंटेलिजेंट डिसीजन लेने का मौका छोड़ देते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारे दिन का ज़्यादातर वक्त यूं ही वेस्ट चला जाता है। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए आपको कुछ ऐसे मोमेंट्स को पहचानना होगा जब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको अपना बाकी का टाइम कैसे बिताना है। ये मोमेंट्स तब आते हैं जब आप कोई टास्क पूरा कर चुके होते हैं, जैसे कि जब आप किसी ईमेल का जवाब दे चुके होते हैं। क्या आपको अगले ईमेल का जवाब ऑटोमेटिकली दे देना चाहिए या आपको मीटिंग के लिए तैयारी करनी चाहिए? हम इन मोमेंट्स को स्किप करके कुछ ऐसा करने लगते हैं जो हमें लगता है कि प्रोडक्टिव काम है। डिसीजन पॉइंट्स के दौरान हड़बड़ी करना शायद आपके कुछ मिनट बचा सकता है, पर गलत टास्क से शुरुआत करना आपका पूरा दिन बर्बाद कर देता है। डिसीजन पॉइंट्स पहचानकर आप ऑटो पायलट मोड में जाने से बच सकते हैं, जहां आपको ये एहसास ही नहीं होता कि आपके आसपास क्या हो रहा है और टाइम कैसे गुजर रहा है, और आप अपनी रियल प्रायोरिटीज़ के साथ रिकनेक्ट होते हैं। अपने लिमिटेड टाइम और मेंटल एनर्जी के साथ अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को पूरा करने के लिए डिसीजन पॉइंट्स यूज़ कीजिए। अगर आपके पास अपने सबसे इंपॉर्टेंट कामों पर फोकस करने के लिए सिर्फ 2 औसम घंटे हैं, तो आपको रूटीन का सहारा लेना छोड़ना होगा और पूरे दिन डिसीजन पॉइंट्स को पहचानना होगा। डिसीजन पॉइंट्स को पहचानकर और 5 मिनट का समय लेकर ये डिसाइड करना कि अब आगे क्या करना है, आपको बड़े स्मार्टली अपना पूरा दिन वेस्ट करने से बचा सकता है। स्ट्रैटेजी 2, मैनेज योर मेंटल एनर्जी। हर टास्क आपकी मेंटल एनर्जी को घटाता है। आपके पास ब्रेन पावर लिमिटेड है। यही वजह है कि आप दिन के ख़त्म होते होते थकावट फील करते हैं। हर टास्क जो आप फिनिश करते हैं आपको इमोशन से भर देता है, जिसके चलते आपको अगला टास्क करना और ज़्यादा एक्साइटिंग या थकाने वाला लगता है। हम सबके पास मेंटल एनर्जी लिमिटेड अमाउंट में होती है, इसलिए आपको प्रोडक्टिविटी आवर्स क्रिएट करने की ज़रूरत है, जहां आप स्ट्रेटेजिकली अपने इंपॉर्टेंट टास्क को चूज़ कर सकते हैं और उन टास्क को हटा सकते हैं जो आपको अपने टू डू लिस्ट में नहीं चाहिए। टास्क भी कई तरह के होते हैं। हर टास्क में आपकी मेंटल एनर्जी यूज़ होती है, जो आपके अंदर ऐसे इमोशंस जगाती है कि जिसका आपकी प्रोडक्टिविटी पर असर होता है। हर नए दिन की शुरुआत में आपको प्रायोरिटीज़ की एक लिस्ट बनानी होगी, जिसे उसी दिन फिनिश करना होगा। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई टास्क ऐसा तो नहीं है जिसे एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर फिनिश करना है। क्या आपको अपने बेस्ट क्लाइंट के ईमेल का जवाब देना है या उन बड़े प्रोजेक्ट्स पर तुरंत काम शुरू करना है जो आपको कुछ महीनों में ही डिलीवर करने हैं? स्टडी कहती है कि आपको अपनी टॉप प्रायोरिटी से काम स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास उन्हें करने का टाइम ना बचे। ये स्टडीज़ ज़्यादातर सही होती हैं, लेकिन इनमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की कमी होती है कि आपके पास लिमिटेड मेंटल एनर्जी है और हर टास्क इसे अलग अलग तरह से अफेक्ट करता है। टॉम एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंपनी में मार्केटिंग डायरेक्टर है। वो कंपनी द्वारा स्टार्ट किए गए फर्स्ट इक्विपमेंट लाइन को दोबारा लॉन्च करना चाहता है। लॉन्च से एक रात पहले टॉम सोच रहा था कि वो ये आइडिया सीईओ और मैनेजमेंट टीम के सामने कैसे पिच करेगा। वो मन ही मन ये सोचकर एक्साइटेड था कि सीईओ को उसका आइडिया पसंद आएगा और उसे कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए जाना जाएगा। वो अगले दिन के बारे में सोचते सोचते खुशी खुशी सो गया। सुबह वो अपने ऑफिस की तरफ जाते हुए मन ही मन प्लान कर रहा था कि उसे क्या क्या करना है। 11 बजे उसकी सीईओ के साथ मीटिंग थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मीटिंग से पहले के टाइम को कैसे ऑर्गेनाइज करे। वो मीटिंग से 1 घंटा पहले अपनी पिच तैयार करना चाहता था और अपने आइडिया को पॉलिश कर लेना चाहता था जो उसे रात को आए थे। टॉम को याद आया कि कल 2 बजे के बाद से उसने अपना ईमेल चेक नहीं किया है। उसे टेंशन थी कि कहीं कोई काम की मेल ना आई हो।
ऑफिस पहुंचते ही उसने तुरंत अपने ईमेल का जवाब देना स्टार्ट किया, ये सोचकर कि अगर वो टाइम से उन्हें पहले निपटा लेगा तो बाद में अपनी पिच की तैयारी कर सकता है। 2 घंटे बाद अपनी लास्ट ईमेल का रिप्लाई देने के बाद उसने नए प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स खोले लेकिन कुछ नहीं किया। वो सारे आइडियाज़ जो उसे पिछली रात को आए थे उसके दिमाग से निकल गए थे। उसके माइंड में सारे आइडियाज़ उलझ कर रह गए थे। टॉम के पास सिर्फ 10 मिनट थे कंपनी को अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में कन्विंस करने के लिए, लेकिन वो खुद इस बारे में श्योर नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपनी पिच कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, कस्टमर्स के फीडबैक दिखाने से जो उसने कलेक्ट किए थे या कॉम्पिटिटर कंपनीज के डेटा दिखाने से। टॉम को फील हुआ कि वो सारे ब्रिलियंट आइडियाज़ जो उसे कल रात आए थे सब के सब बेकार थे। इस मोमेंट पर आकर वो अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर इतना डाउटफुल था कि उसने प्रोजेक्ट को बंद करने का मन बना लिया। टॉम को लगा वो पिच नहीं कर पाएगा। उसका ब्रेन एकदम थक गया था क्योंकि उसने अपनी सारी मेंटल एनर्जी ईमेल का जवाब देने में लगा दी थी। उसके पास अब इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को फिनिश कर सके। अनजाने में टॉम ने अपने दिन भर की सारी मेंटल एनर्जी खाली कर दी थी। उसने उस चीज़ को ओवर यूज़ कर लिया था जिसे साइकोलॉजिस्ट एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कहते हैं। ये एक मेंटल प्रोसेस है जो हमें प्लान और फोकस करने और किसी टास्क को फिनिश करने के लिए इंस्ट्रक्शन याद रखने में हेल्प करता है। जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन ब्रेन को थका देते हैं उसमें डिसीजन लेना, जैसे कि मैं वाइट टी शर्ट पहनूं या ब्लैक, प्लानिंग, मैं पहले हॉस्पिटल जाऊं और फिर लंच के लिए रुकूं, और किसी आइडिया को शॉर्ट टाइम के लिए याद रखना, जैसे कि मुझे इस इंसान का फ़ोन नंबर याद रखना है जब तक कि मैं एक पेपर पर उसे लिख न लूँ, शामिल है। सेल्फ कंट्रोल ब्रेन के लिए सबसे थकाने वाला एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। जब आप सेल्फ कंट्रोल में होते हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां आपकी सारी मेंटल एनर्जी यूज़ हो चुकी होगी और आप खुद पर और कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर आप पूरा दिन ये कंट्रोल करने में बिताओगे कि आप क्या खा रहे हो या कैसे अपने गुस्से को मैनेज कर रहे हो, तो एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा जब आप पूरी तरह से थक चुके होगे और आप खुद पर और कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अपनी सारी मेंटल एनर्जी एक के बाद एक अनइम्पॉर्टेंट टास्क पर यूज़ कर लेना बहुत बुरा आइडिया है। आपको अपने टास्क ऐसे शेड्यूल करने चाहिए कि जब आपकी मेंटल एनर्जी एकदम पीक पर हो तो आप इसका फ़ायदा उठा सको। इसलिए अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क को पहले निपटा लो और छोटे मोटे कामों को बाद में करो। अपनी मेंटल एनर्जी को इस तरह से मैनेज करके आप अपने लिए हर रोज़ प्रोडक्टिविटी के 2 ऑसम घंटे सेट कर सकते हो। स्ट्रैटेजी 3, स्टॉप फाइटिंग डिस्ट्रैक्शंस। इसके पहले वाले चैप्टर्स में आपने डिसीजन पॉइंट्स को पहचानना और अपनी मेंटल एनर्जी को मैनेज करने के बारे में जाना। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि लंबे टाइम तक फोकस कैसे बनाए रखें, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। अमांडा एक फ्रीलांसर वेब डेवलपर है। टिपिकली उसका दिन कुछ इस तरह शुरू होता है। उसे उस वक्त बेहद फ्रस्ट्रेशन होती है जब उसे कस्टमर्स की इनवॉइस रिव्यू करने में 2 घंटे लगते हैं, खासकर तब जब उनमें से एक कस्टमर पे करने से मना कर देता है। इसके बाद अमांडा अपनी रियल प्रायोरिटीज़ पर काम करना स्टार्ट करती है, जिसमें वो प्रोजेक्ट्स शामिल हैं जिन्हें उसे दिन ढलने से पहले 3 कंपनियों को डिलीवर करना है। अमांडा घड़ी की तरफ देखती है तो उसे एहसास होता है कि उसके पास तीनों प्रोजेक्ट फिनिश करने का टाइम नहीं है। वो डिसाइड करती है कि वो एक प्रोजेक्ट को बाद में करेगी, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसे कौन से 2 प्रोजेक्ट पर फोकस करना चाहिए। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने अब तक कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया था और एक प्रोजेक्ट पर यूं ही रैंडमली काम करना स्टार्ट कर रही थी। लेकिन अमांडा उस इनवॉइस की वजह से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिसे उस क्लाइंट ने पे करने से मना कर दिया था। उसे कई बार अपने प्रोजेक्ट्स के नोट्स को पढ़ना पड़ा क्योंकि उसका दिमाग कहीं और ही खोया हुआ था। पूरे दिन में कई बार अमांडा ने अपना फोकस मेंटेन करना चाहा, लेकिन वो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, क्योंकि कभी ईमेल का नोटिफिकेशन आ जाता या कोई फिजूल का फ़ोन कॉल या फिर बाहर से आता शोर। उसने खुद से वादा किया कि वो अपने काम पर फोकस रखेगी जब तक कि उसके सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो जाते। दिन खत्म होने तक अमांडा 3 में से सिर्फ 1 प्रोजेक्ट ही खत्म कर पाई थी, जबकि उसे तीनों प्रोजेक्ट डिलीवर करने थे। नतीजा ये हुआ कि उसने फ़ोन पर और ज़्यादा टाइम वेस्ट किया अपने क्लाइंट्स को ये एक्सप्लेन करते हुए कि क्यों उसके प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुए थे और उसे थोड़ा और टाइम चाहिए था। बेशक अमांडा के पास टाइम भी था और वो इतनी टैलेंटेड भी थी कि अपने सारे प्रोजेक्ट्स पूरे कर लेती, लेकिन वो टाइम से काम डिलीवर नहीं कर पाई। टाइम वेस्ट करने की इस हैबिट से लड़ने के लिए उसे थोड़ा और डिसिप्लिन की ज़रूरत थी। उसने खुद को कमांड दिया कि वो और ज़्यादा विल पावर के साथ फोकस्ड रहने की कोशिश करेगी, लेकिन ये चीज़ वो सालों से खुद को कहती आ रही थी, जो आज तक कभी काम नहीं कर पाया था। विल पावर आपको फोकस मेंटेन करने में हेल्प नहीं करेगा। हमारा अटेंशन सिस्टम इस तरह से इवॉल्व हुआ है कि अपने आसपास की मल्टीपल चीज़ों पर हमारा ध्यान चला जाता है। हमारे पूर्वजों ने अगर अपने आसपास की चीज़ों
जानवरों, खाना और खतरों पर ध्यान ना देकर सिर्फ एक चीज पर फोकस किया होता तो शायद वो जिंदा नहीं बचते। प्रोडक्टिव बने रहने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक ही टास्क पर फोकस्ड रहना। अब क्योंकि जिस तरह से हम इवॉल्व हुए हैं उसके कारण पूरा अटेंशन बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है। आज के वर्कस्पेसेस पहले से कहीं ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो गए हैं क्योंकि हम दिन रात ईमेल के नोटिफिकेशन, स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया से घिरे रहते हैं। फोकस्ड रहने के लिए हमें विल पावर यूज़ नहीं करना है, बल्कि डिस्ट्रैक्शन से लड़ना है। और डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के बजाय आपको अपने आसपास से डिस्ट्रैक्शन के सबसे प्रिडिक्टेबल सोर्सेज को हटाना होगा। फ़ोन और कंप्यूटर हमारे ब्रेन की फोकस करने की एबिलिटी को खराब करते हैं। वो हमसे अगले कॉल या ईमेल के नोटिफिकेशन का वेट करवाते हैं। ये गैजेट्स हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ में उलझा के रखते हैं जिसमें हमारा बहुत सा कीमती टाइम वेस्ट होता है, जैसे कि घंटों गेम्स खेलना या सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना। मैक्सिमम फोकस के लिए जितना हो सके उतने गैजेट्स को बंद कर दीजिए। अपने फ़ोन से सारे अलार्म और नोटिफिकेशन भी बंद कर दो। अगर आप ओपन स्पेस में काम करते हैं तो अपने ऑफिस का दरवाज़ा बंद रखो या नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन यूज़ करो। आप अपने सारे डिवाइस कुछ फीट की दूरी पर रख सकते हैं ताकि उन तक आसानी से आपका हाथ ना पहुंचे। डिस्ट्रैक्शन को दूर करके आपको 2 ऑसम घंटे की इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी अचीव करने के ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। सोचो, अगर आप पूरे 2 घंटे सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर फोकस कर पाए तो क्या कुछ नहीं कर सकते? 2 घंटे का टाइम भले ही छोटा लगे, पर अगर आप फोकस्ड हैं तो इतना कुछ कर पाएंगे जितना आप जल्दबाजी में कभी नहीं कर सकते। स्ट्रैटेजी 4, लेवरेज योर माइंड बॉडी कनेक्शन। कितना अच्छा होता अगर हम अपने वर्क स्केड्यूल को उन घंटों के हिसाब से कंट्रोल कर पाते जब हमारा ब्रेन बेस्ट फंक्शन कर रहा होता है। लेकिन अफसोस, आपका स्केड्यूल हर वक्त इतना फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता कि आप किसी प्रोजेक्ट पर उस वक्त काम कर सको जब आपकी मेंटल एनर्जी एकदम बेस्ट लेवल पर हो। आप चिंता, घबराहट और टायर्ड फील करते हो, लेकिन तब भी आपको काम पूरा ही करना होता है। आपका कैलेंडर अक्सर प्रेजेंटेशंस, मीटिंग्स और डेडलाइन से भरा होगा जो आपके बॉस या क्लाइंट ने सेट कर रखी होंगी। तो आप स्पेसिफिक टाइम पर अपना बेस्ट परफॉर्म कैसे करोगे? आपको अपनी बॉडी और ब्रेन के बीच के कनेक्शन को लीवरेज करना सीखना होगा, यानी इसका फ़ायदा उठाना सीखना होगा। आपको जानना होगा कि कैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ और खाना आपकी मेंटल एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। जेनिफर एक ऐसी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की हेड है जहां 10,000 लोग काम करते हैं। उसे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जापानीज ओनर से मीटिंग करनी थी। मीटिंग के 30 मिनट पहले उसके पेट में जोर का दर्द उठने लगा क्योंकि उसने सुबह बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी ली थी। कंप्यूटर पे लगातार डेटा देखते रहने की वजह से उसकी गर्दन भी दुख रही थी। वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड और थका हुआ फील कर रही थी। मीटिंग के 5 मिनट पहले जेनिफर बाथरूम में शीशे के सामने खड़ी थी। उसकी नज़र अपनी आंखों के नीचे की सूजन पर गई जो 1 घंटा पहले तक नहीं थी। उसकी बॉडी की कंडीशन बता रही थी कि वो कैसा महसूस कर रही थी। जेनिफर टेंशन लेने के बजाय अगर वॉक पर जाती तो उसकी बॉडी में हल्कापन आ जाता और थकान के बजाय वो मेंटल क्लैरिटी फील कर रही होती। हमें आमतौर पर कभी ये ख्याल ही नहीं आता कि हमारी फिजिकल कंडीशन भी हमारी मेंटल स्टेट को अफेक्ट कर सकती है। ये जाहिर सी बात है कि अगर आप फिजिकली फिट होंगे तो आपका माइंड भी क्लियर और शार्प होगा। जब आपकी बॉडी बीमार या अच्छी कंडीशन में नहीं होती तो माइंड भी क्लियर तरीके से नहीं सोच पाता है। जैसे आप जब ज़्यादा खा लेते हो या आपको हैंगओवर हो जाता है। जो इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर होते हैं आपके सोचने की एबिलिटी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। आजकल माइंड और बॉडी का एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने का जो आइडिया है, एक अजम्पशन है। माइंड को बॉडी से अलग माना जाता है और बॉडी को ब्रेन के लिए सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम की तरह देखा जाता है। यही वजह है कि कंपनियां लोगों से एक्सपेक्ट करती हैं कि वो पूरा दिन सेम तरह से काम करें और एक्सरसाइज को एक लग्जरी की तरह देखें। नेल्सन मंडेला कहते थे कि जब वो फिजिकली हेल्दी थे तब उन्होंने ज़्यादा अच्छे से काम किया था। एक्सरसाइज उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। जब वो जेल में थे तो भी डेली 45 मिनट तक दौड़ते थे और पुशअप्स और सिटअप्स भी करते थे। इससे मंडेला को सेल्फ डिसिप्लिन में रहने और आज़ादी के लिए लड़ने का हौसला मिलता था। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज से बॉडी को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है, तो भी वो अक्सर अपनी मेंटल परफॉर्मेंस और एनर्जी लेवल पर इसके तुरंत होने वाले असर को अनदेखा करते हैं। डेली एक्सरसाइज करना आपको बेटर सोचने, फोकस्ड रहने, अपने थॉट्स को क्लियर करने और स्ट्रेस कम करने में हेल्प करता है। प्रोडक्टिव बने रहने का ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 औसम घंटों से पहले 10 से 40 मिनट की एक्सरसाइज फौरन आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शन इंप्रूव करने का काम करती है। जैसा आपने पहले जाना, ब्रेन का एग्जीक्यूटिव फंक्शन आपको फोकस्ड रहने, प्लान करने और याद रखने में हेल्प करता है, जो किसी भी टास्क को फिनिश करने के लिए ज़रूरी है।
एक्सरसाइज के अलावा कई और तरीके हैं जो आपकी बॉडी को मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अचीव करने में हेल्प करते हैं। इसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। इन हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए स्मार्ट डिसीजन लेना आपके एनर्जी लेवल, मूड और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को काफ़ी हद तक अफेक्ट करेगा। हमारा खाना मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन से बना होता है। स्टडी से पता चला है कि कार्ब्स खाना हमारे अटेंशन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को बहुत इंप्रूव करता है। होल व्हीट ब्रेड, आलू और ओटमील कार्ब्स के बढ़िया सोर्स हैं। फैट भी कॉग्निटिव फंक्शन पर पॉजिटिव असर डालता है, जिसका असर 3 घंटे से ज़्यादा तक रहता है। स्टडीज़ में ये भी पता चला है कि प्योर फैट्स जैसे ऑलिव ऑयल, सोयाबीन का तेल और पाम ऑयल ब्लड शुगर लेवल चेंज किए बिना बॉडी को फ्यूल देने का काम करते हैं, जो आपकी एनर्जी लेवल को टाइम के साथ बैलेंस में रखता है। आप जो पीते हैं वो भी खाने जितना ही इम्पॉर्टेंट है। बॉडी में 50% से भी ज़्यादा पानी है और हाइड्रेट रहना एनर्जी लेवल और मेंटल परफॉर्मेंस के लिए बेहद ज़रूरी है। यहाँ तक कि हल्का सा डिहाइड्रेशन भी ब्रेन और बॉडी को नुकसान पहुँचा सकता है। अगर हाइड्रेशन के लेवल में 2% की कमी हो जाए तो ये आपके अटेंशन और शॉर्ट टर्म मेमोरी को बुरी तरह नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए हाइड्रेट रहें और ढेर सारा पानी पिए। स्ट्रैटेजी 5, मेक योर वर्क स्पेस वर्क फॉर यू। ज़्यादातर लोग अपने वर्क स्पेस पर बहुत कम कंट्रोल रखते हैं। जब तक आप एक फ्रीलांसर या सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हैं, तब शायद आप अपने बॉस के ऑफिस के डिज़ाइन के रहमो करम पर होंगे। लेकिन आपके पास जो कुछ भी है उसमें बदलाव करके आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। डाइट और एक्सरसाइज की तरह ही आपका एनवायरनमेंट आपके ब्रेन को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारा ब्रेन एक्सटर्नल यानी बाहरी स्टिमुलेशन पर क्यों रिएक्ट करता है और उन्हें अवॉइड करने का काम करता है। अपनी नई पोजीशन पर करीब आधा साल गुजारने के बाद समांथा को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नदी में उसके करंट के खिलाफ तैर रही है और कुछ भी अचीव नहीं कर पा रही। वो एक स्टार्टअप कंपनी में नई सीईओ अपॉइंट हुई थी, जो टास्क की लंबी लिस्ट में कहीं खोकर रह गई थी। हर दिन एक नया चैलेंज उसकी टू डू लिस्ट में शामिल हो जाता था। एक दिन समांथा इस डिसीजन के साथ उठी कि वो अपने सारे टास्क एक एक करके कंप्लीट कर लेगी। सीईओ के साथ मीटिंग करने के बाद वो अपनी डेस्क पर इस इरादे के साथ बैठी कि अपने सारे काम निपटा लेगी। ज़्यादातर स्टार्टअप्स की तरह ये कंपनी भी एक ओपन फ्लोर पर थी, जहां सारे एम्प्लॉयज सेम स्पेस शेयर करते थे। सिर्फ उनके ऑफिस को मूवेबल क्यूबिकल से अलग किया गया था। पिछले कुछ हफ्ते काफ़ी मुश्किल थे, जिसके कारण समांथा की डेस्क काफ़ी बेतरतीब और बिखरी हुई थी। उसकी डेस्क पर डॉक्यूमेंट्स के ढेर लगे हुए थे, जिससे डेस्क भर गई थी। समांथा अपनी डेस्क पर बैठी और उस क्यूबिकल डिवाइडर को देखने लगी जो उसके चेहरे से 2 फीट की दूरी पर था, और उसने पेपर का एक स्टैक साइड हटा के अपने कॉफ़ी मग के लिए जगह बनाई। अपनी टीममेट्स की बातचीत, फ़ोन बजने की आवाज़ और कीबोर्ड चलने की आवाज़ को अनदेखा करते हुए वो अपने काम पर पूरी तरह से फोकस करने की कोशिश कर रही थी। उसने कंप्यूटर स्क्रीन के बगल में अपना सिर अपनी बाहों पर टिकाते हुए सोचा, मैं यहाँ कभी कोई काम पूरा नहीं कर पाऊंगी। हो सकता है कि शायद आपका एनवायरनमेंट आपकी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर रहा हो। इसलिए प्रोडक्टिविटी के 2 ऑसम घंटे क्रिएट करने की फाइनल स्ट्रैटेजी ये है कि आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में स्टिम्युलेशन को कंट्रोल करने के लिए स्मार्ट चॉइसेस करें, जैसे कि लाइट और नॉइज। ऐसी चॉइसेस जो आपको फोकस करने और सोचने के काबिल बनाएं। स्टडी से पता चला है कि एनवायरमेंटल आवाज़ें जैसे लाउड म्यूजिक, शहर की चहल पहल, लोगों की बातचीत या वाइट नॉइज़ जैसे एयर कंडीशनिंग की आवाज़, ये सब लोगों की परफॉर्मेंस को काफ़ी हद तक अफेक्ट करती है। आवाज़ का ऐसा सोर्स जिसका प्रोडक्टिविटी पर सबसे बुरा अफेक्ट पड़ता है और जिसे इग्नोर करना सबसे मुश्किल है, उसे इंटरमिटेंट स्पीच कहते हैं। ये तब होता है जब आप कुछ शब्द यहाँ वहाँ से सुनते हैं और उनके बीच में एक लंबा सन्नाटा होता है, जैसे तब आपके कोवर्कर्स बीच बीच में बात करते हैं और चुप हो जाते हैं। ऑफिस में पाया जाने वाला सबसे कॉमन टाइप का शोर या आवाज़ इंटरमिटेंट स्पीच ही होता है। स्टडीज से पता चला है कि ये आवाज़ें नॉर्मल बातचीत से ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होती हैं, जहां लोग सेम रिदम और वॉल्यूम के साथ बात करते हैं। इंटरमिटेंट स्पीच कॉग्निटिव टास्क जैसे रीडिंग और नंबर्स के साथ काम करने को और भी मुश्किल बना देता है। अगर आप अपने एनवायरनमेंट के नॉइज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आप एम्बियंट नॉइज़ जैसे रेनी नाइट या फॉरेस्ट की आवाज़ सुन सकते हैं। एम्बियंट नॉइज़ आपको अपने आसपास का डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने में हेल्प करेगा, जैसे कि इंटरमिटेंट स्पीच और वाइट नॉइज़। ये प्रिडिक्टेबल और रिपीटेबल होता है, इसलिए कुछ टाइम बाद आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। लाइट भी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को अफेक्ट करती है। आंखें सिर्फ देखने का काम नहीं करती हैं। स्टडी से पता चला है कि आंखें ब्रेन के उस पार्ट से कनेक्टेड है जो सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। सर्केडियन रिदम्स बॉडी के सोने और जागने के सिस्टम, खाने और एनर्जी साइकिल को गाइड करता है।
ये सुबह के वक्त साफ आसमान में दिखने वाले विजुअल स्पेक्ट्रम के एंड में ब्लू लाइट के प्रति अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। स्क्रीन और एलईडी लाइट से निकलने वाली ब्लू टिंट वाली ब्राइट वाइट लाइट अलर्टनेस को बढ़ाती है और मेंटल थकान की फीलिंग को कम करती है। व्हाइट ब्लू लाइट 3D ऑब्जेक्ट्स को इमेजिन करने की एबिलिटी को भी इंप्रूव करती है, जो इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और साइंटिस्ट्स के लिए एक ज़रूरी स्किल है।